हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसजी इंस्टीट्यूट। बेटा हमने अभी लास्ट लेक्चर जो ख़त्म किया है वो हमने किस पे ख़त्म किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लास्ट कॉन्सेप्ट हमने हिडन गुडविल सीखा था। अब उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब एक आध चीज़ उसमें हिडन गुडविल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो मैंने अभी नहीं बताया। उसको मैं कब बताऊंगा, जो आज का मैं कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ आज का, उसमें वो चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बेटा रीवैल्यूएशन देखिए, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले छोटी सी एक थ्योरी पढ़ लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन नाम से ही पता पड़ रहा है, रीवैल्यूएशन। री मतलब दोबारा से, वैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू निकालना। तो दोबारा से वैल्यू निकालना किसकी? एसेट्स की। और किसकी? साथ ही साथ रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ की। सर ये होता ही क्यों है? आप दोबारा से एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? अभी समझाते हैं आपको, पहले ये पढ़ते हैं। कह रहा था वैल्यू ऑफ एसेट्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यूज़। कह रहा है जो एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो सकती है उनकी बुक वैल्यूज़ से। सर ये बुक वैल्यूज़ क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है जो हम अपनी एसेट्स को जब हम अकाउंट्स में शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जब हम अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। अकाउंट में शो करते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो कह रहा है कि एसेट्स की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है उनके बुक वैल्यू से, मतलब बैलेंस शीट से, ठीक है। बिकॉज क्यों डिफरेंट हो सकती है? रीज़न, बिकॉज विद टाइम वैल्यू ऑफ एसेट्स मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहे टाइम के साथ साथ क्यों डिफरेंट हो सकती है? क्योंकि कह रहे टाइम के साथ साथ एसेट्स की वैल्यू कभी कम होती है और कभी बढ़ जाती है। ऐसा होता है और इसको अभी मैं डिटेल में आगे और एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए एसेट्स की जो वैल्यू है वो उनकी बुक वैल्यू से क्या होती है? डिफरेंट होती है। रीज़न उसने बताया है टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ एसेट की वैल्यू कम भी हो सकती है और एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है। कह रहा है इन द केस ऑफ लायबिलिटीज़ के केस में इट इज़ पॉसिबल डैट द अमाउंट पेएबल इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ इन द बुक्स। और सेम यही लायबिलिटीज़ के ऊपर भी अप्लाई होता है। कह रहे हैं कि लायबिलिटीज़ के केस में भी ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने जो आपका पेएबल अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकता है जो कि आपने अपने अकाउंट्स में लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल लेके अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ अभी फ़िलहाल के लिए, कि क्रेडिटर्स को मैंने देने थे 10,000 रुपये, लेकिन जब मैंने अपने क्रेडिटर्स को दोबारा से रीवैल्यू किया, उनकी दोबारा से रीवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यू निकाली, तो पता चला कि मेरे जो क्रेडिटर्स उनको 10 की जगह मैंने 12,000 रुपये देने थे, या 10 की जगह 8,000 रुपये देने थे। तो वैल्यू जो होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। 100% होगी वो नहीं बोला गया यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात की है कि हो सकता है ऐसे, ठीक है। कह रहे इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट सम एसेट्स और लायबिलिटीज़ आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक सॉरी। कह रहे कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी कभार जो फर्म होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ की बात मतलब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। 50-50 के चांसेस होते हैं। कह रहे हैं ये भी पॉसिबल है कि भैया कभी कभार क्या होता है कि फर्म जो है वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बुक्स में कई बार रिकॉर्ड करना ही भूल जाती है, बुक्स में, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। और इन द बुक्स द वैल्यू ऑफ एसेट्स and the liabilities payable should be brought to their current values so that the incoming partner is not put to an advantage or disadvantage because of change in the values। कह रहा है the value of assets and liabilities payable should be brought to their current values। कह रहे भैया आपकी जितनी भी एसेट्स होती हैं, आपको जितनी भी लायबिलिटीज़ पे करनी होती हैं, आपके पास उनकी करंट वैल्यूज़ होनी चाहिए। सर अब ये करंट वैल्यू क्या होता है? आपका ईयर कौन सा चल रहा है? मान लो 2020, तो आपकी जो 2020 की जो बैलेंस शीट होगी,
ठीक है, उसके जो बैलेंस शीट होगी वो एकदम करंट यानी अप टू डेट होनी चाहिए। अप टू डेट का मतलब उसके अंदर जितनी भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 2020 वाली ही होनी चाहिए, जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू भी 2020 वाली ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एसेट्स आज से 10 साल पहले ख़रीदी थी 10 लाख की और आप डेप्रिसिएशन अभी तक आपने उसमें से माइनस नहीं किया, सिर्फ जोड़ा है। तो 10 साल पहले आपने अगर वो 10 लाख की ख़रीदी थी और 10 साल बाद भी अगर आप उसको 2020 में भी 10 लाख का शो कर रहे हो तो क्या वो वैल्यू करंट है? नहीं है। तो वो कह रहा है कि भैया करंट वैल्यू होनी चाहिए कि अगर 2020 में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है एसेट की भी और लायबिलिटी की वो शो करो। तो करंट वैल्यू शो करने के पीछे रीज़न क्या है? कह रहे सो डैट द इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर आएगा, इज़ नॉट पुट टू एन एडवांटेज, उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलनी चाहिए और ना ही उसको कोई डिसएडवांटेज मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यूज़ को चेंज होने में, उसको ना तो वैल्यू को चेंज होने में कोई एडवांटेज देंगे ना ही कोई डिसएडवांटेज हम देंगे। सर ये लाइन समझ नहीं आ रही, ये आपको इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने अभी कोई एग्जांपल नहीं दिया। अभी मैं पीछे एग्जांपल दूंगा, अभी और समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे द चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इज एडजस्टेड थ्रू एन अकाउंट टाइटल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो भी एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो हम कौन से अकाउंट में शो करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो मैंने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, ये थ्योरी अब आपको डेप्थ में समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए देखो बेटा, कॉन्सेप्ट में कुछ इस तरीके से है। हमारी थी ओल्ड फर्म, ठीक है, उसमें जो पार्टनर्स थे ओल्ड थे, ए और बी, ये ओल्ड पार्टनर्स थे। ठीक है, अब ओल्ड फर्म के पास सारी एसेट्स ओल्ड हैं और सारी लायबिलिटीज़ ओल्ड हैं। ओल्ड, अब यहाँ पे जो भी बिल्डिंग है ये भी ओल्ड अमाउंट पे होगी। ठीक है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये बिल्डिंग जो इसने ख़रीदी थी ये आज से 5 साल पहले ख़रीदी थी। ठीक है, 5 साल पहले इसने अपनी बिल्डिंग ख़रीदी थी मान लो 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, अब इन्होंने अभी तक इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं किया, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, क्योंकि इनकी इन दोनों ए और बी की अपनी फार्म थी। इन्होंने कहा यार पार्टनरशिप फार्म है, कभी फ्यूचर में फार्म बंद होगी या चेंज होती है या कोई नया पार्टनर आएगा हम तब देख लेंगे। तो 5 साल से बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए ही है, डेप्रिसिएशन को ये लोग अभी माइनस नहीं कर रहे। ठीक है, बस लगा रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, लेकिन माइनस नहीं किया इन्होंने। ठीक है, वो मर्ज़ी होती है। आप डेप्रिसिएशन को अगर आप जोड़ रहे हो, डेट इज़ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को जोड़ रहे हो, प्रोविज़न बना रहे हो, तो आप अपनी एसेट में से माइनस नहीं कर रहे हो। तो आपकी जो एसेट है, जो आप उसको बैलेंस शीट में शो करोगे, मतलब एसेट साइड पे शो करोगे, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही शो करोगे। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? जिस वैल्यू पे आपने उसको ख़रीदा था, आज से 5 साल पहले आपने उसको ख़रीदा था 10 लाख का, तो आज भी कितने की शो कर रहे हो? 10 लाख रुपए की। सेम फर्नीचर भी, मशीनरी भी, कैश, बैंक, डेटर सब पुरानी ही वैल्यू पे है। सेम लायबिलिटीज़ भी, ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड फर्म है, तो सारी की सारी लायबिलिटीज़ भी ओल्ड ही हैं, ओल्ड वैल्यू पे हैं, ओल्ड पैसों पे हैं, पुराने पैसों पर हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, नीचे देखो, बनती है नई फर्म। नई फर्म में अब ए और बी से बढ़कर एक और पार्टनर आ गया, सी। अब जब नया पार्टनर आया, बहुत ध्यान से सुनना, अब जब नया पार्टनर आएगा तो फर्म हो जाती है एकदम न्यू। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। पार्टनरशिप पहले 2 लोगों के नाम पे थी, अब पार्टनरशिप 3 लोगों के नाम पे हो गई। तो फर्म जब पार्टनरशिप चेंज होगी तो जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप का चेंज होने का मतलब होता है पार्टनरशिप की एसेट्स और लायबिलिटीज़ का भी चेंज होना। अदरवाइज़ नए पार्टनर के आने का रीज़न ही क्या हुआ, मतलब ही क्या हुआ? मतलब ये, अगर ये आएगा तो मतलब ये बनता है कि फर्म, जैसे ही फर्म ने नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ तो फर्म की सारी एसेट्स और फर्म की सारी लायबिलिटीज़ भी नई हो जाएंगी। नई का मतलब होता है अप टू डेट, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू कैसे हुई? ये बिल्डिंग मैंने क्या कहा था, ओल्ड वैल्यू पे आज तक, जब तक सी नहीं आया था, उन्होंने 5 लाख पे ही, 10 लाख पे ही रखी थी 5 साल से। 5 साल बाद एक नया पार्टनर आया, सी। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी एक नया पार्टनर आता है वो क्या क्या लाता है? कैपिटल लाता है और प्रॉफिट का, कैपिटल लाता है, प्रीमियम लाता है, और उसके बदले में क्या लेता है? फार्म से प्रॉफिट का शेयर और फार्म से मालिकाना हक। पार्टनर तो वही होता है ना जो फार्म का मालिक ही बनता है। फार्म का मालिक कैसे बनेगा? जब उसको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का शेयर लेना पड़ेगा। तो नया पार्टनर आएगा तो उसका एसेट और लायबिलिटीज़ में से भी शेयर होगा, लेकिन कौन सी एसेट और लायबिलिटीज़ होनी चाहिए? क्या आज से 5 साल पहले जो बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख की,
10 साल पहले जो 5 साल पहले जो 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, क्या इसको उस 10 लाख रुपए में से ही शेयर मिलना चाहिए? या फिर ए और बी को क्या करना चाहिए, भैया रुको, आप इस 10 लाख का पार्टनर नहीं बन सकते, 10 लाख का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। सी को कहेंगे वो कहेंगे भैया आप आए हो 31 मार्च 2020 को, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को आए हो, तो आपको हम 2020 की जो हमारी ऐसे बिल्डिंग की वैल्यू है उसमें से शेयर देंगे। तो 2020 की वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लो उन्होंने उस बिल्डिंग पे, जो 5 साल पुरानी बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की, उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन जोड़ के रखा है, मान लो 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर सी को अगर वो शेयर देंगे बिल्डिंग में से, तो खुद बताओ उनको 10 लाख रुपए की बिल्डिंग में से शेयर देना चाहिए, या जो भी करंट डेट की बिल्डिंग है 9 लाख रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आई है 9 लाख रुपए, उसमें से शेयर देना चाहिए? खुद बताओ। ऑब्वियस ही बात है, सी को ये आया है 2020 में, तो शेयर भी कौन सी बिल्डिंग का मिलेगा इसको? 2020, यानी कि अप टू डेट, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू जो 9 लाख रुपए है उसमें से ये शेयर होल्डर बनेगा, मतलब उसका शेयर इसको मिलेगा कि भैया 9 लाख की बिल्डिंग हो गई है अब हमारी, आप भी 9 लाख की बिल्डिंग के ही उसमें से ही आप मालिक बनोगे, ना कि 10 लाख रुपए वाली में से। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताइए। सीधी सी बात है यार, जब 10 लाख की बिल्डिंग थी तो वो आज से 5 साल पहले ए और बी ने खरीदी थी, सी तो नहीं था। तो जब ए और बी ने उसको ख़रीदा था, तो अगर अब ए बी सी को, अगर आप इन तीनों को अब 10 लाख रुपए वाली बिल्डिंग का मालिक बना दोगे तो गलत है ना, क्योंकि ए और बी ने आज से 5 साल पहले उसको ख़रीदा था खुद के पैसों से, ना कि सी ने। तो इसलिए जब सी आएगा तो जिस ईयर में वो आएगा उस ईयर की अप टू डेट सारी एसेट्स हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूड, यानी कि दोबारा से वैल्यू निकाली गई, किसकी? एसेट्स की भी और लायबिलिटीज़ की भी। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप सोच के चलो, एक जो स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट ने 1st to 10th किसी और स्कूल से पास किया। ठीक है, उसने उसके बाद क्या हुआ, 10th के बाद उसने स्कूल चेंज कर लिया, वो दूसरे स्कूल में आ गया 11th क्लास में। तो अब वो जिस न्यू स्कूल में गया, जिस नए स्कूल में वो गया 11th क्लास में, तो तुम बताओ स्कूल वाले उससे 1st to 11th की फ़ीस मांगेंगे, या फिर जो करंट ईयर के क्लास में गया है उसकी फ़ीस मांगेंगे? सर ऑब्वियस ही बात है, वो 11th क्लास में गया तो 11th की फ़ीस पे करेगा। 1st to 10th की क्यों करेगा, जब उस स्कूल में वो पढ़ा ही नहीं था, है ना। सेम ए और बी जब ओल्ड पार्टनर्स थे तो सारी की सारी एसेट्स इन दोनों ने खरीदी, है ना, ओल्ड वैल्यू पे इनके पैसों से खरीदी। अब जब सी आया तो सी को क्या पुरानी वैल्यू मिलेगी एसेट्स की? नहीं ना, पुरानी वैल्यू में तो उसका कोई शेयर नहीं होगा। उसका शेयर कब से होगा? जिस ईयर से वो आया उस ईयर की करंट ईयर जो होगा उसका, उस ईयर में जो भी एसेट्स की वैल्यू होगी उसका शेयर इसको मिलेगा। सिंपल, समझ आती है ना बात। तो यही था हमारा क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर ये रीवैल्यूएशन जो हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का करते हैं ये हमें पता कैसे पड़ेगा? सीधी सी बात है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, A to Z इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिस एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी हम कर देंगे, जिसकी नहीं हो रही होगी हम नहीं करेंगे, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर एक एसेट्स को रीवैल्यू करना ही पड़े। कभी कभार क्या होता है, ये जो पार्टनर्स होते हैं पुराने पार्टनर्स, ये ऑलरेडी एसेट्स को हर साल रीवैल्यूड करते ही रहते हैं, हर साल उनकी वैल्यू ओरिजिनल निकालते ही रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको टोटल जितनी भी एसेट्स होंगी सबकी वैल्यू चेंज करने पड़े, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। ठीक है, चलिए अब हम क्या सीखेंगे, अपना रीवैल्यूएशन। तो बेटा देखो यहाँ पे जो मैं लाइन बोल रहा था ना, अब क्लियर हो जाएगी आपको। कौन सी वाली? जैसे सो डैट द इनकमिंग पार्टनर्स वाली कह रहे द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज पेएबल शुड बी ब्रॉट टू देयर करंट वैल्यूज़। आपको करंट ईयर की वैल्यू ही दिखानी होती है। क्यों? सो डैट द इनकमिंग पार्टनर इज़ नॉट पुट टू एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज। मैंने क्या कहा था, 10 लाख की बिल्डिंग में से उसको शेयर नहीं दे सकते, वो एडवांटेज उसको नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर कोई भी डिसएडवांटेज हम जो भी हम अपनी वैल्यूज़ में चेंज लाएंगे वो हम नए पार्टनर को नहीं दे सकते। ना तो कोई एडवांटेज देंगे ना ही डिसएडवांटेज देंगे। सर ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता क्या है? देखो यार, एसेट्स की वैल्यू जब तुम चेंज करोगे, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू, तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जब उसको तुम चेंज करोगे तो वो जो कम और ज़्यादा में एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो उसका ना नए पार्टनर से कुछ लेना देना नहीं है।
पुरानी वैल्यूज़ से नए पार्टनर का क्या लेना देना, पुरानी वैल्यूज़ हमेशा पुराने पार्टनर्स से ही बनी होती हैं, तो लेना देना भी किसको होना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि हम कौन सा अकाउंट, ये जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं वो कौन से अकाउंट में हम पता लगाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जब हम वैल्यू को दोबारा से निकालते हैं। तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ नीचे मैंने बनाया हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दो नाम है। अब इसकी जो क्रेडिट साइड होती है, इसकी जो डेबिट साइड होती है, तो ये इसका जो नेचर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो होता है नॉमिनल। इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल। अब नॉमिनल नेचर का मतलब ये होता है कि जिस अकाउंट की क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम सारे गेंस क्रेडिट साइड में जाते हैं, और सारे के सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। इनकम क्रेडिट, लॉसेस डेबिट। अब इनकम और मतलब इनकम और एक्सपेंस होता कैसे है, जैसे ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बाय एसेट्स। तो यहाँ पे बाय एसेट्स कब आएंगी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब भी रीवैल्यूएशन के टाइम पे हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी कैसे, मतलब मान लो तुम्हारी बिल्डिंग थी 10 लाख की, तुमने दोबारा से अकाउंट्स को, बुक्स को चेक किया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू 10 लाख की जगह होगी 12 लाख की। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 लाख का। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 लाख, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पूरा 12 लाख आएगा, नहीं, सिर्फ इंक्रीमेंट आएगा, सिर्फ चेंज आएगा, चेंज। 12 लाख तो पूरी एसेट की वैल्यू हो गई, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2 लाख का हुआ ना। 10 लाख पहले थी, 12 लाख बाद में हो गई, तो 2 लाख का जो इंक्रीमेंट है वो आप फर्म के लिए इनकम होता है, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। अच्छा, और कैसे इनकम हो सकती है, बाय लायबिलिटीज़। बाय लायबिलिटीज़ अकाउंट, लायबिलिटीज़ यहाँ पर क्यों आती हैं, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। जब लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होगी, जब आपका उधार कम हो जाएगा, आप पहले अपने बुक्स में क्रेडिटर को, अगर अपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर शो कर रखे हैं मान लो 10,000 के, लेकिन जब आपने उनको दोबारा से उनको वैल्यूएशन किया, आपने दोबारा से उन्हें चेक किया, तो उनकी वैल्यू मान लो 10,000 से कम हो गई, वो हो गई 8,000 रुपये। कितने का फ़ायदा हुआ आपको, 2,000 का। तो वो 2,000 का फ़ायदा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इनकम क्या है, क्रेडिट। और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कुछ कभी कभार क्या भी होता है कि आप अपनी कुछ एसेट्स को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। तो जब तुम एसेट्स को रिकॉर्ड करना भूल जाओगे भाई, अब दोबारा रिकॉर्ड करोगे, एसेट्स को रिकॉर्ड करने पे क्या होगा, एसेट्स बढ़ेंगी, एसेट बढ़ने पे तो फर्म की क्या होगी, इनकम होगी। इनकम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, ये भी रेड वाला बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाओ डेबिट साइड में। ये तो इनकम पढ़ ली हमने, अब पढ़ते हैं हम बिल्कुल लॉसेस, बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डेबिट साइड में 2 एसेट्स। यहाँ पे 2 एसेट्स कब आएंगी, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो गई, जैसे 10 लाख की एसेट हो थी, वो 9 लाख की हो गई, तो कितने, 1 लाख का नुकसान हुआ है ना, तो 1 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है, लॉस। डेटर से लेने थे हमें, मान लो डेटर से 50,000 रुपये, है ना, उस पर अब डेटर से हमें 50,000 रुपये लेने थे, उसके हमने रीवैल्यू किया, उसकी वैल्यू हो गई 40,000 रुपये, तो डेटर पे कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। एसेट की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पर आएगा 10,000 रुपये। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारे लिए लॉस है। 2 लायबिलिटीज़ क्यों आएगा डेबिट साइड में, लॉस क्यों है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। भाई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, आपका नुकसान बढ़ेगा। क्रेडिटर्स को पहले देने थे 10,000 रुपये, उनकी वैल्यू दोबारा से चेक की तो पता पड़ा भाई 10 की जगह हमने देना 12,000 रुपये। कितने बढ़ गए, 2,000 रुपये बढ़ गए आपके लायबिलिटीज़ पे। आपको 2,000 एक्स्ट्रा देने हैं, तो एक्स्ट्रा देना मतलब लॉस हो गया, एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा 2,000 रुपये। 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, भैया कुछ है, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, एसेट को रिकॉर्ड करना भूल गए, वैसे ही लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। क्या पता लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना भूल गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, लोन हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड करना भूल गए। अब जब तुम रिकॉर्ड करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या है, एक लॉस। लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हें नुकसान होगा, ठीक है, तो इसलिए वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। अब ये दो क्या है, गेन और लॉस। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये क्रेडिट साइड है, ये है 10 लाख रुपए, और ये डेबिट साइड है, ये है 6 लाख रुपए। तो 10 लाख इनकम, 6 लाख तुम्हारा एक्सपेंस, माइनस करो कितना बचा, 4 लाख रुपए प्रॉफिट बच गया, गेन। प्रॉफिट नहीं बोलते उसे, गेन बोलेंगे। तो गेन हमारा बच गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपने, टू गेन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि वो पार्टनर्स कौन से हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं
वो है ओल्ड। तो ओल्ड चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी होती हैं, ओल्ड पार्टनर्स की। मैंने पहले भी कहा था ओल्ड चीज़ें हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती हैं और वो भी ओल्ड रेशियो में ही बढ़ती हैं। याद है आपको जब आप गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते थे तो उसमें जब अपीयर्ड गुडविल आता था, ओल्ड गुडविल आता था, आप उसको क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे ना, है ना। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते थे क्योंकि वो ओल्ड थी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो आप वैल्यू निकाल रहे हो सारी की सारी ओल्ड एसेट्स हैं और सारी की सारी ओल्ड लायबिलिटीज़ हैं, उनको आप रीवैल्यू कर रहे हो। तो रीवैल्यू करते वक्त जो भी फ़ायदा होगा वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा, जो भी नुकसान होगा वो भी ओल्ड पार्टनर्स का होगा, उसमें नए पार्टनर का कोई भी हाथ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स या अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे तो 4 लाख रुपए आ गया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आपने बांट दिया। लेकिन उल्टा कर देते हैं, मान लो ये लॉस साइड है, ये डेबिट साइड हमारी 10 लाख है और ये प्रॉफिट साइड हमारी 6 लाख है। तो अब अगर आप 6 लाख माइनस 10 लाख करोगे तो आप कितने नेगेटिव में गए, आप 4 लाख रुपए नेगेटिव में गए, यानी कि लॉस। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है बेटा। तो इनकम बढ़ी तो गेन होगा, एक्सपेंसेस यानी लॉस बढ़ा तो लॉस होगा। ये तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है बस, उसके अलावा रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आता। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, रीवैल्यूएशन ये तो अकाउंट था, है ना। मैं आपको बता दूँ 12th क्लास में लेजर भी और जर्नल भी दोनों का रेशियो इक्वल सही है। आप गैस नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में आपको लेजर अकाउंट बनाने को आएंगे या उनकी जर्नल, तो दोनों ही आ सकते हैं। 50-50% है, कभी क्वेश्चन में लेजर आता है कभी जर्नल, तो आपको दोनों एक साथ ही सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेंगे। 11th क्लास में हमने जर्नल सीखा हुआ है, उससे भी ईजी जर्नल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा हुआ है नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ नॉमिनल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका बता रहा हूँ, उसका रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, जो अभी हम सीख रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो पहले एंट्री मैंने क्या लिखी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बहुत ध्यान से सुनना, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन के किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड। इसका अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ पे ध्यान दो ऊपर एंट्री में, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो हमारे लिए वो डेबिट होता है। एसेट का रूल ये कहता है एसेट जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा। तो जब भी हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ी हमने उसे कर दिया डेबिट। एसेट की वैल्यू बढ़ने पर ये आपकी वैल्यू कैसे बढ़ रही है, जब आप उसको रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, रीवैल्यू कर रहे हैं ना। तो एसेट की वैल्यू बढ़ने पर आप फर्म को क्या हो रहा है, फ़ायदा, फ़ायदा मतलब इनकम हो रही है। इनकम कौन से अकाउंट में जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना। और रीवैल्यूएशन का किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही लिखा है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ी डेबिट, बढ़ने पे इनकम हुआ, इनकम कौन सा अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम का मतलब मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट ऑल द इनकम नॉमिनल। और कुछ बच्चों को रिवेन्यू याद है, रिवेन्यू हमने पढ़ा था, तो रिवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, एसेट की वैल्यू कम होने पे रूल ये कहता है कि भैया एसेट जब भी कम होगी वो होगी क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे एसेट को कर दिया क्रेडिट। अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है रीवैल्यूएशन की वजह से, है ना। तो रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट कम होने पे हो रहा है फर्म को नुकसान, लॉस। तो लॉस क्या होता है, डेबिट। तो कौन से अकाउंट में जाएगा ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन के वक्त एसेट की वैल्यू कम हुई तो फर्म को हुआ लॉस, और लॉस जाता है रीवैल्यूएशन में, ठीक है। तो लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये एंट्री के हिसाब से भी देखें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एक्सपेंस बढ़ गया, नुकसान हुआ, और एसेट की वैल्यू कम हुई। और अगर आप अकाउंट में देखें तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एसेट्स। क्लियर है, दोनों चीज़ें सेम बता रहा हूँ मैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नॉर्मल अकाउंट के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट में इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। अगर हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो भैया लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ना, रूल ये कहता है कि लायबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होती हैं वो हमेशा क्रेडिट होती हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और लायबिलिटी की वैल्यू के बढ़ने से रीवैल्यूएशन के टाइम पे होता है लॉस, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा हमारा डेबिट, क्योंकि वो क्या हो रहा है नुकसान बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। और अगर आप यहाँ भी नज़र मारें तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज़ बढ़ी, हमें हुआ नुकसान, किसकी वजह से, टू लायबिलिटीज़ की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहे डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या हो गई है, कम। तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये क्यों किया भैया, लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो रूल ये कहता है कि लायबिलिटीज़ की वैल्यू का कम होने का मतलब ये है कि वो डेबिट हो जाती हैं। रूल का मतलब है ये, रूल यही कहता है कि लायबिलिटीज़ कम डेबिट। और लायबिलिटीज़ कम किसकी वजह से मतलब लायबिलिटीज़ कम हुई तो हमें क्या हो रहा है, हमें हो रहा है प्रॉफिट, इनकम। तो इनकम कहाँ जाती है, रीवैल्यूएशन, वो भी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, टू रीवैल्यूएशन। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बाय लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है हमारी, इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, और रिकॉर्ड करने से तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, तो टू रीवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड एसेट्स बढ़ती है, इनकम होता है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। क्लियर है। फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, और लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और नुकसान कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब लास्ट में हमारी ये दो एंट्रीज रह गई हैं, गेन वाली और लॉस वाली। बेटा ये गेन किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और लॉस भी किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जर्नल देख लेते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्रीज देखिए, ये देखो, इफ़ रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज़ गेन, अगर रीवैल्यूएशन में गेन आता है तो प्रॉफिट आता है, तो हम किस में बांटते हैं, पार्टनर्स में। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट अगर तुम पार्टनर्स में बांट दोगे तो क्या फार्म के पास प्रॉफिट बचेगा, नहीं बचेगा। तो फार्म के पास अगर प्रॉफिट नहीं बचेगा तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या किया मैंने प्रॉफिट को बांट दिया पार्टनर्स में। प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते ही फार्म का प्रॉफिट हो गया ख़त्म, मतलब रिवेन्यू हो गया डाउन। रिवेन्यू मतलब इनकम डाउन हो गई, क्योंकि फार्म ने किसको दे दी वो इनकम, वो दे दी पार्टनर्स को। पार्टनर्स को देते ही उनकी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज़। तो जब भी हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटते हैं तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, क्योंकि फार्म की इनकम कम हो जाती है, यानी रिवेन्यू कम हो जाता है। और रूल क्या कहता है कि रिवेन्यू जब भी कम होगा वो हमेशा डेबिट होगा। और किसको मिलेगा, ये पार्टनर्स को मिलेगा। ये मिलने की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज़, तो वो हमने क्या कर दी, क्रेडिट। क्लियर है, ये भी रूल कहता है। नेक्स्ट, इफ़ रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज़ लॉस, अगर गेन की जगह क्या आता है, लॉस। अगर आप लॉस को पार्टनर्स में बांटते हो, फार्म के पास लॉस है, फार्म ने उस लॉस को बांट दिया पार्टनर्स में, तो फार्म ने अपना लॉस तो ख़त्म कर दिया, और वो किसके सर में, किसके सर डाल दिया, पार्टनर्स के सर डाल दिया। तो भैया पार्टनर्स के सर अगर लॉस डाला तो उसकी वजह से पार्टनर्स को वो लॉस झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। रूल यही कहता है कैपिटल जब भी कम होती है वो डेबिट होती है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फार्म ने क्या किया, फार्म ने अपने एक्सपेंसेस को, यानी कि अपने लॉसेस को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अपने लॉसेस किसको दे दिए, ओल्ड पार्टनर्स को दे दिए, वो भी ओल्ड रेशियो में, जो मैंने आपको पीछे सिखाया था। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, ये थे इसके जर्नल्स, और ये था पूरा का पूरा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बनता है, किस लिए बनता है, कैसे बनता है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अब जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर करवाऊँगा उसमें मैं सिर्फ इसके क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।